इट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों का जो अब यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का जो एग्ज़ाम है, जिसका अभी एग्जैक्ट डेट तो नहीं आई है, बट एक नोटिफिकेशन ज़रूर निकल चुकी है कि दिसंबर 31 से लेके 7 जैन 2026 के बीच में ये एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो हार्डली 2-3 हफ्ते रह गए हैं। तो ऐसे कुछ बच्चों को मैंने देखा है जो अभी भी एडमिशन ले रहे हैं क्लासेस के लिए, जो पढ़ना चाह रहे हैं कि हमको थोड़ा-सा आप तैयारी करवा दीजिए कि एटलीस्ट मेरा एग्ज़ाम जो है हम दे सकें, शायद क्लियर हो जाए उनका कुछ ऐसे। तो मैंने ये देखा है कि उनको आइडिया नहीं है कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन्स आएँगे, या फिर उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, या फिर अगर वो एग्ज़ाम अगर क्वालिफ़ाई कर भी लेते हैं, तो वो पीएचडी के लिए कर रहे हैं या फिर जेआरएफ के लिए कर रहे हैं, किस लिए है? तो दिस वीडियो इज़ स्पेसिफिकली फॉर दोज़ स्टूडेंट्स जिनको कुछ आइडिया, अभी वेग आइडिया है या फिर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ शॉर्ट वन, और इस वीडियो के बाद मैं सारी वीडियोज़ वो वाली डालने वाला हूँ सीरीज़ में, जो आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेके होंगे। मतलब आपके जो भी एग्ज़ाम में टॉपिक्स हैं, उससे रिलेटेड जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दोज़ वीडियोज़। वी आर गोइंग टू डिस्कस द पीवाईक्यूज़, वी आर गोइंग टू डिस्कस उनसे रिलेटेड कुछ थीमेटिकल अगर क्वेश्चंस होंगे वो, या फिर वी आर गोइंग टू डिस्कस सिलेबस रिलेटेड क्वेश्चंस, या फिर हम थोड़ा-सा उसको कंसेप्चुअल जो है वो भी समझने की कोशिश करेंगे बाकी की जो हमें आगे वीडियोज़ बनाऊँगा उसमें। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो, यूजीसी नेट इंग्लिश का स्पेसिफिकली मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप किस चीज़ के लिए क्वालिफ़ाई कर सकते हो? फ्रॉम अ जनरल कैटेगरी तो आपकी एज लिमिट जो है वो 30 पे ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अगर आप ओबीसी एससी हो, एससी एसटी हो तो वो 35, उससे आगे भी थोड़ा जाता है। बट जनरल कैटेगरी के लिए 30 पे ही रिस्ट्रिक्ट होता है। एंड अगर आप 30 या 30 से नीचे हो और आप ये यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यू कैन बी एलिजिबल फॉर ऑल दीज़ 3 थिंग्स। जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर पीएचडी। तो आप तीनों के लिए ही एलिजिबल हो। अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आप तीनों में से जो आप चाहो वो कर सकते हो, तीनों भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज जो है वो क्रॉस कर चुकी होती है एंड वो 30 से ऊपर है, तो वो इसमें जो है जेआरएफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। चाहे वो एग्जाम भी क्वालिफाई कर ले, बट वो जेआरएफ नहीं दे पाएंगे। उनको एकेडमिक करियर ही अगर परस्यू करना है तो दे कैन इधर गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और फॉर पीएचडी, और फॉर बोथ, इधर और दोनों के लिए भी जा सकते हैं। एंड देर आर सम स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ रिसर्च में ही जाना होता है, दे आर नॉट वरीड अबाउट देयर एकेडमिक करियर, दे डू नॉट वांट टू परस्यू देयर करियर, और दे डू नॉट वांट टू परस्यू टीचिंग। तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ जो है पीएचडी के लिए जाते हैं। वही उनके लिए गेटवे होता है, दैट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन रिसर्चिंग, और हम कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड को, एंड वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन गिविंग द और टेकिंग द पीएचडी पास। तो वो आपको डिसाइड करना है कि अगर आपकी एज लिमिट है उसके अंदर हो तो आप क्या देना चाह रहे हो, या फिर आप आपका आगे करियर गोल क्या है। करेक्ट। द नेक्स्ट थिंग इज कि इसमें दो पेपर्स होते हैं। पेपर वन, ऑब्वियसली आपने अगर कोई भी अभी भी गवर्नमेंट एग्जाम दिया होगा तो मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम में जो आपका एक जनरल पेपर होता ही होता है। बट इन दिस में, इस वाले में क्या होगा कि इसमें जो जनरल पेपर है, देयर आर गोइंग टू बी 50 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन 50 क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑफ 2 मार्क्स। तो आपका जो जनरल पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। एंड जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा, इन दिस केस इंग्लिश लिटरेचर ऑब्वियसली, आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, और ईच क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फॉर 2 मार्क्स। तो 200 इसके और 100 इसके, तो टोटल पेपर जो आपका होगा इट इज गोइंग टू बी फॉर 300 मार्क्स। एंड दैट 300 मार्क्स आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा आपको विद इन 3 आवर्स में ही कंप्लीट करना है। अच्छा, दिस टेस्ट इज गोइंग टू बी ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक ये। और कभी कभार ये देखा गया है कि व्हेन द स्टूडेंट्स दे गिव द पेपर, मेरे को आगे उन्होंने बताया था कि उनका जो पेपर दे रहे हो तो कभी कंप्यूटर हैंग कर जाता है, या फिर कुछ फंक्शन नहीं करता। तो उस टाइम पे क्या है कि अगर आपको उस कंप्यूटर से उठा के दूसरे कंप्यूटर में जब स्विच किया जाएगा, तो आपको जो भी टाइम वेस्ट हो रहा है, लेट्स सपोज 5-10 मिनट्स अगर उसमें लग जाते हैं, तो दैट 5-10 मिनट्स आर गोइंग टू बी एडेड जब आप दूसरे कंप्यूटर में बिठाए जाओगे उसमें। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका वो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वहाँ पर पैनिक मत करना, बिकॉज़ पैनिक करने के चक्कर में क्या होगा, एग्ज़ाम ही गलत कर, उसके कोई क्वेश्चन जो होगा वो गलत कराओगे, राइट? सो नो नीड टू पैनिक, बहुत ही काम स्टेट ऑफ माइंड से जो है इस एग्ज़ाम को अपना देना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो है नेगेटिव मार्किंग की और मार्किंग स्कीम। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 2 मार्क्स तो मिलेंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज़, ईच करेक्ट क्वेश्चन और द करेक्ट आंसर कैरीज़ 2 मार्क्स। बट लेट्स सपोज कि ऐसा क्वेश्चन आता है कोई जिसका आपको आंसर नहीं पता। आप फिर भी उसमें एक एजुकेशनल गेस जो है वो ज़रूर लगाना। राइट? अगर वो गलत हुआ तो कुछ जा तो रहा है नहीं, बिकॉज़ में नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं इसमें, और अगर सही हो गया तो आपको ऑब्वियसली +2 जो है उसमें मिल जाएगा। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना कि अब मान लो एक क्वेश्चन आ गया, अब उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर आपको मेंशन ही नहीं है ऑप्शन में। जैसे मान लो कि डेथ बी नॉट प्राउड इज रिटन बाय, ऐसे क्वेश्चन आ गया और नीचे आपको पोएट्स के नाम दे दिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन, पीबी शेली, एनएसटी कॉलरिज। अब डेथ बी नॉट प्राउड तो इसमें से किसी ने भी नहीं लिखी हुई है। तो अब या तो ये टेक्निकल एरर है या फिर ह्यूमन एरर है।
तो आप इसमें फिर भी कुछ ना कुछ ऑप्शन ज़रूर मार्क करना। अगर आप इसमें मार्क नहीं करोगे, तो जब क्योंकि अब ये टेक्निकल एरर है या ह्यूमन एरर जैसे मैंने बोला, तो जब इसकी आंसर की निकलेगी, तो इसमें जिन लोगों ने कोई भी एक ऑप्शन मार्क कर रखा होगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि चारों ही ऑप्शन गलत हैं। अगर आपने इसमें कोई भी ऑप्शन मार्क कर रखा होगा, यू विल स्टिल बी अवॉर्डेड बेनिफिट ऑफ डाउट इसमें आपको मिलेगा एंड यू विल स्टिल बी अवॉर्डेड 2 मार्क्स। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ जो है स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन दे रखा हुआ है और वो नीचे ऑप्शंस में आंसर ही नहीं है, स्टिल मार्क द आंसर। ठीक है? यूजीसी एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको उसको क्वालिफाई करना भी होता है एंड क्वालिफिकेशन इसमें एक दिखा रखा है कि क्वालिफाई सिर्फ 6% ही स्टूडेंट्स कर पाते हैं। तो अभी इससे ज़्यादा हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। अभी आपको जो मेन एक एम होना चाहिए वो ये है कि आप एटलीस्ट जितना आपने स्टडी कर रखा है आप उसको रिवाइज करो, और अगर रिवाइज नहीं कर रखा हुआ तो कुछ नया मत उठाओ, जितना कर लिया उसको रिवाइज करना शुरू कर दो। तो अब क्या है कि जो आगे की वीडियोस मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपने लेट सपोज कुछ भी नहीं पढ़ रखा हुआ, तो आगे की वीडियो सुन के एटलीस्ट आपको थोड़ा एक आप उसको एक गो थ्रू कर लोगे कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एटलीस्ट आपको कुछ सुना सुना ऐसा होगा कि अच्छा हाँ यार ये पढ़ाया तो था, ये हमने सुना तो है, शायद आप उससे रिलेटेड कुछ आंसर मार्क कर लो। राइट? सो अभी इस वीडियो को हम इतना ही रखेंगे। बाकी की वीडियोस के लिए यू हैव टू फॉलो माय चैनल। पूरा टॉपिक वाइज हम इसमें चलेंगे। राइट? तो पीवाईक्यूज भी होंगे इसमें, और मैं इसमें लाइव स्ट्रीम भी करूंगा, ताकि आप अगर मेरे से कुछ लाइव डाउट पूछना चाहो तो वो भी पूछ सकते हो, तो मैं सब कुछ इसमें मेंशन कर दूंगा। ऑल द बेस्ट। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।